हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 29 दिसंबर के लिए पूरे 100 क्वेश्चन 100 नंबर की क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, काफ़ी आपको बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि आज का ये क्लास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। जैसे दिल्ली पुलिस के पेपर में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, उसी तरह के सवाल आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप सभी का 100 क्वेश्चन में से केवल 50 क्वेश्चन ठीक होता है तो समझिए आप पहली बार में दिल्ली पुलिस एग्जाम को फतेह करने वाले हैं। मान के चलिए साथी, आपका 100 क्वेश्चन में से बिल्कुल करेक्ट 50 क्वेश्चन तैयार है तो आप यहां से लगभग अपने पेपर में 100 क्वेश्चन में से मान के चलिए 80 प्लस स्कोर करने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के पेपर में 100 क्वेश्चन में से सबसे अधिक 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं और इसके अलावा 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने वाले हैं। तो इस तरह से पूरे 4 सब्जेक्ट मिलाकर पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। प्लस इस पेपर को हल करने के लिए आप सभी के पास पूरे 90 मिनट का टाइम रहेगा, प्लस हर एक क्वेश्चन पे 0.25 का माइनस मार्किंग रहने वाले हैं। तो इस तरह से दिल्ली पुलिस का पेपर होने वाले हैं। तो कैसे आपको पेपर देना इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए अपने शिफ्ट से पहले इन सभी प्रश्नों को देखिए, प्लस इस क्लास को पूरा देखिएगा। इस क्लास से आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंट भी आएगा। आप 100 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल हम अब पेपर देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो यहां से आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयास करिएगा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए पेपर से 2 दिन पहले पूरे 100 क्वेश्चन के पेपर को तैयार करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर करिएगा। और एक बात कि आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमें पूरे जो 18 दिसंबर से पेपर हो जाएगा आने वाले शिफ्ट के लिए, तो पूरे पेपर का सोल्यूशन भी करवाना है। तो इसलिए आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। नागालैंड का कौन सा उत्सव हर साल 1 दिसंबर से शुरू होता है? नागालैंड का कौन सा उत्सव हर साल 1 दिसंबर से शुरू होता है? तो वो हॉर्नबिल उत्सव है। तो इसे त्योहारों का त्योहार भी बोलते हैं। 1 दिसंबर से शुरू होता है और 10 दिसंबर को समाप्त हो जाता है, यानी इसे 10 दिनों का त्योहार भी कहते हैं। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस हस्ती द्वारा राग लासवंती की रचना की गई थी? तो किस हस्ती द्वारा राग लासवंती की रचना की गई थी? तो ये उस्ताद अली अकबर खान के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य की साक्षरता दर उच्चतम रहा था? तो मिजोरम राज्य की थी। तो ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार ने भारत की युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष आरंभ की थी? भारत सरकार ने भारत की युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष आरंभ की थी, यानी किस वर्ष शुरू की थी? तो 2014 में शुरू की थी। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ यानी केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियों का प्रदान किया गया था? बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ, केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियों का प्रावधान किया? तो पूरे 3 सूचियों का। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रासलीला राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित ये किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है? रासलीला राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित ये किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है? तो ये मणिपुरी नृत्य का प्रतीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? तो भारत के पड़ोसी देशों में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? तो वो नेपाल देश है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। समय बहुत कम है इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे, बस आपका साथ चाहिए। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए प्राधिकृत है? तो कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए प्राधिकृत है? तो संसद है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। गल्फ धारा किस महासागर की तेज गर्म समुद्री धारा है? तो गल्फ धारा किस महासागर की तेज गर्म समुद्री धारा है? तो ये अटलांटिक महासागर की है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। त्रावणकोर की राजा स्वाति तिरुनल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी से कौन सी नृत्य शैली विकसित हुई? बताइए, त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी से कौन सी नृत्य शैली विकसित हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, मोहिनीअट्टम विकसित हुई थी। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया था? तो किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया था? तो ऐसा कौन किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। 1942 में करो या मरो के आह्वान के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? 1942 में तो पहले भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो करो या मरो के आह्वान के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों के लोगों की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों के लोगों की साक्षरता दर कितनी है? तो 59% है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल सूची में कितने राजनीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे? बताइए, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल सूची में कितने राजनीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे? तो पूरे 4 नीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? तो फरवरी 2024 में ही शुरू किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। प्रथम पैरालंपिक खेल कहां पर आयोजित किए गए थे? तो पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे और कहां पर हुए थे? बताइए। तो रोम में हुए थे, लेकिन आपको बताना है किस वर्ष में आयोजित किया गया था। बताइए कमेंट सेक्शन में अपना राइट आंसर। तो इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। सभी को बताना है कि जो पहला जो पैरालंपिक खेल हुआ था किस वर्ष में हुआ था, जो कि रोम में आयोजित किया गया था। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। मुथुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के महान प्रख्यात गायक, संगीतकार और कवि थे? मुथुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के महान प्रख्यात गायक, संगीतकार और कवि थे? तो ये कर्नाटक के थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। सरकारी संपत्तियों की बिक्री को किसके रूप में भी जाना जाता है? सरकारी संपत्तियों की बिक्री को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो बी निवेश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1920 में हुई थी, यानी 1920 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही क्लास आए तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, चलिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तरी भारत से संबंधित है? तो इनमें से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तरी भारत से संबंधित है? तो इनमें से वही कथक है, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कथकली जैसे केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश संबंधित है। मोहिनीअट्टम बताइए। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल,
इन तीनों ऑप्शन में से कोई ना कोई राज्य है, कमेंट सेक्शन बताइए। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है, सभी को बताना है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, जो होमवर्क करने के लिए देंगे, सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, इसलिए क्वेश्चनों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उसे तैयार करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको और कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के लिए, इसलिए आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। तो मौखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुकरण किया था, बताइए। मौखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुकरण किया था, तो महाराजा धीराज की अनुकरण किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तो 1966 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। किसने किन्नौर लोग यानी किन्नौरी नृत्य लोसर चोना चुक्सम करते हैं, बताइए। कौन से लोग किन्नौर लोग यानी किन्नौरी नृत्य लोसर सोना चुक्सम करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के लोग। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में तीसरी योजना अवधि 1961 में शुरू हुआ था, 1966 में समाप्त हुआ था। तो इसके दौरान किस बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में तीसरी योजना अवधि, इसके दौरान किस बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था, तो 1965 का भारत पाकिस्तान के युद्ध का सबसे बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ा था। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम पर केंद्रित कर दिया गया था, बताइए। सारे टॉपिक को भी कर देंगे कवर इस क्लास में, इसलिए ये क्लास आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है, सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। आपको इस क्लास से सारे क्वेश्चन का बेनिफिट लेना अपने एग्जाम के लिए। ओके, तो किस पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम पर केंद्रित कर दिया गया था, तो 5वीं योजना। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। संसद की संयुक्त बैठक किसके बी नियमों द्वारा संचालित होते हैं, तो संसद की संयुक्त बैठक ये लोकसभा के बी नियमों द्वारा संचालित होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था, तो 2 राज्यों में हुआ था। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह कुछ लोग बस गए। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह कुछ लोग बस गए थे, तो भाई कुषाण के लोग बस गए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है, तो इन भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। जैसे शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार भी, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब तो कानून का अधिकार हो चुका है, तो इससे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। सिग्मो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए, तो गोवा राज्य में। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। कौन सी पंचवर्षीय योजना भोजन कार्य और उत्पादकता पर केंद्रित थी, तो इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना भोजन कार्य और उत्पादकता पर केंद्रित थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वार्षिक हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है, तो किस भारतीय राज्य में वार्षिक हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है, तो ये कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। श्रुति सडोलीकर किस घराने की ख्याल शैली की भारतीय शास्त्रीय गायिका है। श्रुति सडोलीकर ये किस घराने की ख्याल शैली की भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं, तो ये जयपुर अतरौली घराने की एक शास्त्रीय गायिका हैं। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35।
1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस जल निकाय में सामान्यतः सबसे अधिक लवणता यानी घुलनशील लवण होती है? तो किस जल निकाय में सामान्यतः सबसे अधिक लवणता घुलनशील लवण होती है? तो महासागर में सबसे अधिक। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। बूंदी उत्सव किस राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है? बूंदी उत्सव किस राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है? तो ये राजस्थान में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको तैयार करना है। और एक शाम में 100 क्वेश्चनों का एक और पेपर आएगा, उसको आपको जरूर अटेम्प्ट करना है। शाम में लगभग आपके लिए 6:30 पे हम क्लास वो देंगे। उस क्लास को अपने पेपर से पहले जरूर देखिएगा। आज के ही डेट में यानी 15 दिसंबर के शाम को 6:30 पर नए क्लास आएगा 100 क्वेश्चन का, तो उसको भी आपको जरूर चेक करना है। सारे क्वेश्चन को जरूर तैयार करना है, प्लस उस क्लास से आपको फायदा भी लेना है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आपको मान लीजिए नहीं याद होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य सबसे पहले नंबर था? तो भाई महाराष्ट्र राज्य था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। शायद 92 पदक जीते थे वो। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक पर है? तो बिहार राज्य की है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है। इसमें देखिए यूपी नहीं था, उत्तर प्रदेश नहीं था, राजस्थान नहीं था। राजस्थान है लेकिन राजस्थान तो कम है भाई। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल है, बिहार, राजस्थान। तो जनसंख्या के मामले में ऑप्शन के अनुसार ही हम अपना जवाब देंगे। तो बिहार आपका बिल्कुल परफेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कॉल करिए। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो भाग 4A के अंतर्गत जोड़ा गया। ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2015 में की गई थी। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 पहले ए में दी गई है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। और अपना स्कोर भी काउंट करते चलिए, लास्ट में अपना स्कोर करिएगा कि आपका पूरे 100 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो भारत ने किसके समाजवादी आदर्शों से प्रभावित होकर 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? तो भारत ने किसके समाजवादी आदर्शों से प्रभावित होकर 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? तो ध्यान रखिएगा किससे होकर? तो भाई जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी आदर्शों से प्रभावित होकर 1951 में भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। विश्व का कितना जल मीठे जल के रूप में मौजूद होने का अनुमान है? विश्व का कितना जल मीठे जल के रूप में मौजूद होने का अनुमान है? तो लगभग 2.5% है, यानी 2.5% है। ऑप्शन है यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जीवंत मंदिर उत्सव त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया जाता है? तो किस भारतीय राज्य में जीवंत मंदिर उत्सव त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा ये तो पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48।
उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? उस्ताद असद अली खान कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो रुद्र बीड़ा बजाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1927 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए कौन आरक्षित कर सकता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति के लिए कौन आरक्षित कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 51। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। ये तो भाई हमने आपसे होमवर्क में सवाल पूछा था, याद कर लीजिए, आपको नहीं याद था तो केरल से संबंधित है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2020 में शुरू की गई। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कोणार्क उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता था? भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता था? तो पार्थियन को जाना जाता था। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 55। 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित सरोजा वैद्यनाथ की शास्त्रीय नृत्य शैली की नृत्यांगना है। 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित सरोजा वैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य शैली की ये नृत्यांगना थी? तो ये भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली की नृत्यांगना है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना था? तो 919 था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 57। सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो लद्दाख से प्रवेश करती है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच निहित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 60। भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 61। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? पूरे सवाल को कवर करा देंगे। जितना सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं, जहां से दिल्ली पुलिस के पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं एसएससी द्वारा, सारे सवालों को कवर करेंगे आज का। लेकिन दोनों क्लास आपको लेना है, सुबह वाली और शाम दोनों की क्लास लेनी है। ओके, तो इसलिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। और आप लोग अपना 18 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी के बीच आपका कब एग्जाम होगा जरूर बताइएगा। ओके, तो बताइए किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम था जनगणना 2011 के अनुसार में? तो दमन में भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62। ओलंपिक बैडमिंटन में कितनी स्पर्धाएं खेली जाती हैं? ओलंपिक बैडमिंटन में कितनी स्पर्धाएं खेली जाती हैं? तो 5 स्पर्धाएं खेली जाती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? बताइए, प्राचीन काल में किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? बताइए, तो चरक ने उल्लेख किया था। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का एक उद्देश्य था? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का एक उद्देश्य कौन था? तो आत्मनिर्भरता था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65। स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय पर्व पर मनाया जाता है? स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय पर्व पर मनाया जाता है? तो ये गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो कि 2 अक्टूबर को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1940 में हुई थी। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 68। अशोक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बताइए, अशोक के शासनकाल में जो चौथी बौद्ध संगीति सभा ये किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 69। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? बताइए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या कर किसने शुंग के वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो पुष्यमित्र ने की थी। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 70। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 71। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो साथियों, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो हरी केली के। ऑप्शन ए यहां से हरी केली बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 72। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था किस वर्ष में? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो 1965 में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 73। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन है जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद सलाह देती है? बताइए, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है जिससे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद सलाह देती है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74। संसद द्वारा संकटकाल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक होता है कितने माह के अंतराल में? संसद द्वारा संकटकाल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक होता है तो केवल 1 माह के अंतराल में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 75। 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किससे हार गया था? 1192 में जो तराइन के युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान किससे हार गया था? तो मोहम्मद गौरी से हार गया था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 76। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? तो किसके समय हुआ था? तो रीडिंग के समय। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 77। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया?
बताइए किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया था? तो ध्यान रखिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने भाई अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया था भारतवासियों को। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? बताइए किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा राज्यसभा की। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 79। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो महाराष्ट्र राज्य का। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 80। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है, ये किसके प्रधान होते हैं, यानी किसके प्रधान होते हैं? बताइए वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है, तो ये प्रधानमंत्री इसके प्रधान होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 81। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनमें से क्या है? तो एक सदस्यीय निकाय है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को हल करिए। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? बताइए भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब योजना आयोग की स्थापना की गई थी तो 1950 में तभी प्राक्कलन समिति गठन भी हुआ था, लेकिन 2015 में आते आते योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले लिया था। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को हल करिए। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 84। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? बताइए वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 53वां संशोधन अधिनियम है। ओके ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 85। पंचायती राज राज्य व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? पंचायती राज राज्य व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 86। IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो ये चावल की। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है इनमें से? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 88। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में तैयार किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या नहीं था? बताइए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में जो आधुनिकीकरण का उद्देश्य था भाई कि पश्चिमी जीवन शैली अपनाना नहीं था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 90। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे एग्जाम के लिए। बताइए मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण सदाबहार वन प्रकार के वन पाए जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 91, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं, यानी किस क्षेत्र में सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 92, कटीली झाड़ियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? कटीली झाड़ियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो ये शुष्क रेगिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 93, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1973 में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो ये केरल राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 97, 2001 से लेकर 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? 2001 से लेकर 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत का है? तो 17.70% का है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 98, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो गारासिया है जनजाति। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल गारासिया बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 99, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है। ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हल करिए भाई आज की इस क्लास का। एक प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व संगीत के निम्नलिखित में से किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? एक प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व संगीत के किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये पूरे 100 क्वेश्चन आपके पेपर से पहले पेपर पूरा कंप्लीट करा दिया है। एक और क्लास आपका शाम को 6:30 पर होगी, उस क्लास को भी आपको कंप्लीट देखना है। ओके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है उनको तो भाई बहुत बहुत बधाई। आप पेपर अच्छे से देने जाइए, बिल्कुल रिलैक्स वे में आप एग्जाम देने जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो और एक बात कि आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि दोस्त आपको बिल्कुल सेम उसी तरह क्लास भी प्रोवाइड करनी है। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं साथी। तो यहाँ से अपने आप रिवीजन अच्छे तरीके से करिए। जिनका एग्ज़ाम मान के चलिए 20, 21, 22 किन्हीं का एग्ज़ाम 24, 25, 29 ऐसे भी होने वाला, बहुत लोगों का तो जनवरी के माह में भी एग्ज़ाम होने वाले। तो वहाँ से अपनी तैयारी आप अच्छी से रखिए। ओके, रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है किसी भी सब्जेक्ट में तो कमेंट सेक्शन में अपना जो डाउट होगा वो शेयर हमारे साथ जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास में। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।